नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए, इसमें भी एक नुआंस ऐसा है कि हमने जब इटली का यूनिफिकेशन डिस्कस किया तो व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न दैट नॉर्दर्न इटली वाला जो पार्ट था वो मोनार्कियल रूल में पहले इंटीग्रेट हुआ। फिर जो मोनार्क है विक्टर इमैनुअल, वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने चर्च वाले एरियाज रोम को छोड़ के अपने अधीन कर लिए। एंड नीचे से गैरिबाल्डी हु लेड द रिपब्लिकन मूवमेंट अगेंस्ट द बूर्बो वाला जो एरिया था विच वाज सिसिली एंड नेपल्स, उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। और गैरिबाल्डी आप कह सकते हैं कि एक रियली जिसे कहते हैं कि एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जो सिर्फ ये यूनिफिकेशन के लिए ऐसा कर रहे थे। उन्हें राजतंत्र और उनको राज करने में ऐसी कोई खासी इच्छा नहीं थी। तो जैसे ही विक्टर इमैनुअल नॉर्थ से कैप्चर करते हुए नीचे साउथ में पहुंचे तो गैरिबाल्डी ने उनको दोनों सिसिली और नेपल्स उनके सुपुर्द करके, ऐसा कहते हैं कि वो एक अनाज का बोरा लेके अपने गांव निकल गए। और इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन जब हम देखते हैं तो वो दैट वाज a part monarchial part republican approach and that is the nuance। क्योंकि अब हम जब जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे तो इसमें जो मेन रोल प्ले करेंगे ऑटो वन बिस्मार्क, उनको ये लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उनका कहना बस पड़ता था कि हमको जर्मनी को यूनिफाई करना ही है। And how we unify it? He tried to, and not just tried, he unified Germany in under a monarch's rule, right? So Germany का unification है जो वो purely उसमें ऐसे democratic republican ideas की इतनी जगह नहीं होती है। And that is how we will see it will affect Europe for decades to come। और कुछ इफेक्ट्स, कुछ उसके इफेक्ट्स तो सेंचुरीज और अभी भी दिखाई देते हैं। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हमको इस बात से थोड़ा सा नुआंस लेवल पे इटली के यूनिफिकेशन से अलग होगा। अब आते हैं हम क्या हुआ, मतलब क्या क्या फैक्टर्स थे। तो सबसे पहले कल्चरल एंड थॉट बेस्ड रीजन, राइट। तो थिंकर्स लाइक जॉन गॉटलिब फिक्टे, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, हेगल, इन सब के थॉट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। सो फिक्टे ने बेसिकली एम्फेसिस करा कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री ऑफ द रीजन, व्यूइंग ईच अदर्स फेट एज नेशंस फेट। तो देख रहे हैं आप, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को नेशन की आइडेंटिटी से कनेक्ट करना शुरू किया। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड जर्मन एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन इज अ मैसिव, आप समझ भी नहीं सकते हैं। इट इज सच अ पीसफुल वे ऑफ एक्चुअली यूनाइटिंग पीपल, एक्चुअली हेल्पिंग देम फॉर्म एनी टाइप ऑफ सिमिलर आइडेंटिटी। एजुकेशन पे बहुत जो पावर्स होती हैं उनका एम्फेसिस होता है, आप ध्यान रखिएगा ये बात। तो सो दैट कॉमन यूनिफाइड जर्मन एजुकेशन सिस्टम काइंड ऑफ फॉस्टर्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। देन हर्डर ने एक वोक जिस्ट, जैसे फोक्स वैगन जो होता है, तो उन्होंने भी फोक जिस्ट की एक टर्म दी और उन्होंने कहा कि एवरी नेशन इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड इट हैज अ कैरेक्टर, लैंग्वेज, हिस्ट्री दैट गिव्स इट अ यूनिक आइडेंटिटी। तो ये जो फोक जिस्ट की एक भावना, उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी दी, इससे भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ ऑन द पीपल लिविंग इन दैट रीजन टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और हीगल ने तो मतलब उन्होंने तो बहुत ही आगे बढ़ के ही आइडलाइज्ड अ नेशन स्टेट एंड डिक्लेयर्ड दैट नेशन स्टेट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन ऑन अर्थ। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात कह दी है कि एक तरीके से जो रिलीजन है और जो नेशनलिज्म है, उन दोनों को साथ में जोड़ के कह दिया कि अ नेशन स्टेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन। अच्छा, एक मैं आपको जस्ट फॉर एक मजेदार बात बताना चाहता हूं कि हेगल यूटिलाइज्ड द डायलेक्टिकल मेथड टू ग्लोरीफाई द स्टेट। और डायलेक्टिकल मेथड क्या है? डायलेक्टिकल मेथड का मतलब होता है कि एक थीसिस रखी जाती है और उसका एक एंटीथीसिस
होता है और फिर उसका एक सिंथेसिस होता है विच इज द मिडवे बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस। मैं एग्जांपल देता हूं हेगल ने कैसे किया इसको। तो थीसिस उन्होंने कहा एक फैमिली है, फैमिली एज अ यूनिट इज थीसिस। एंटीथीसिस क्या हो गया? इंडिविजुअल सिविल सोसाइटी। तो उन्होंने भी क्या बोला कि इंडिविजुअल सिविल सोसाइटी अपने आप में एक एंटीथीसिस है, ये गड़बड़ी है एक तरीके से। तो इसका सिंथेसिस उन्होंने क्या बताया? नेशन स्टेट, विच इज नॉट एग्जैक्टली फैमिली एज अ यूनिट एंड नॉट टू द एक्सट्रीम ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, बट समवेयर इन द मिडिल उन्होंने नेशन स्टेट को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया। द फनी पार्ट इज कि मार्क्स जो थे, मार्क्स ने एग्जैक्ट मेथड, डायलेक्टिकल मेथड से ही टॉक्ड अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, उन्होंने एग्जैक्ट डायलेक्टिकल मेथड को यूज करके स्टेट के अगेंस्ट में थ्योरी दी। तो ये एक बहुत मजेदार बात है। और डायलेक्टिकल मेथड मतलब आप बहुत अलग अलग जगह पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे को एक यहां पर हेगल के बारे में बताना था, हु ग्लोरिफाइड द idea of nation state, and that's how these ideas progress. The idea of unification of Germany, you know, these progressed in first half of 19th century, and towards the second half of 19th century they started taking a concrete form. But of course, मतलब कहने का मतलब यह है कि ठीक है, थॉट लेवल पे, कल्चरल लेवल पे ये आइडियाज थे, बट इट ऑल्सो नीडेड अदर फैक्टर्स टू कम इन। तो जो दूसरा बड़ा फैक्टर जो निकल के आया वो था इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर। अब देखिए, आइडियली दो ऐसे बड़े रीजन्स थे, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया, हु कुड हैव स्टेक्ड द क्लेम ऑन यूनिफाइड जर्मनी। क्योंकि ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़े हिस्से में जर्मन लोग ही रहते थे और कल्चरली इसलिए ऑस्ट्रिया, आप कह सकते हैं, जर्मनी के साथ यूनिफाई हो सकता था। बट प्रुशिया लेड टू बिकेम द चैंपियन ऑफ यूनिफिकेशन, और अल्टीमेटली ऑल जर्मन स्टेट्स चोज प्रुशिया ओवर ऑस्ट्रिया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ प्रुशिया। और देखिए, ऑस्ट्रिया का एक और क्लेम यह था कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ होली रोमन एम्पायर। और हमको जो हमने सुना भी है और पिछले एपिसोड्स में कि ये सारे रीजन्स जो थे ये पार्ट ऑफ होली रोमन एम्पायर थे, स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइडेड थे। तो अगेन ऑस्ट्रिया का क्लेम इंपॉर्टेंट था, बट प्रुशिया की इकोनॉमिक सक्सेस बहुत स्ट्रांग थी। इसमें अब देखिए रोल क्या हुआ। अब देखिए, कांग्रेस ऑफ वियना ने प्रुशिया को राइनलैंड, राइन जो रीजन है विच इज क्लोजर टू द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, फ्रांस से सटा हुआ राइन जो रीजन है वो दे दिया था। अब कांग्रेस ऑफ वियना ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको बिलीव था कि प्रुशिया को अगर फ्रांस के पास में एक रीजन दिया जाएगा तो वो थोड़ा फ्रांस पे नजर रख सकेगा, थोड़ा उसको ध्यान रख सकेगा, पावर को बैलेंस कर सकेगा। बट ये जो राइन रीजन था इसमें कोल और आयरन, ये एज टू इंपॉर्टेंट minerals, two important minerals that led to the industrial development in Prussia. ठीक है, तो it was rich in coal and iron and that benefited Prussia's growth. तो जैसे जैसे प्रुशिया underwent industrialization, all the adjoining German regions, all of them gained from it. है ना? मतलब क्या था कि आप इस तरीके से मान लीजिए कि फ्रांस जहां पर है उसके नॉर्थ ईस्ट में राइन है, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये जर्मन रीजन्स है, और उसके थोड़ा और आगे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो प्रशिया है। तो क्या हुआ, प्रशिया के दो एरियाज हैं एंड बीच में सैंडविच्ड है ऑल दीज जर्मन रीजन्स, तो दे ऑल्सो अंडरवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ दीज और आयरन कोल, इन सबको प्रशिया लेड रेलवेज। अब रेलवेज हमने एक बार मॉडर्न इंडिया के एपिसोड में भी बात करी थी कि ब्रिटिश लेड रेलवेज इन इंडिया टू एम्प्टी इंडिया आउट ऑफ द रिसोर्सेज, but it also had another effect, which was it kind of started playing a role in unifying, in integrating these different regions. तो रेलवे ने एक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करा फॉर द जर्मन रीजन्स। एंड 1834 में जोल्वरिन इज बेसिकली जर्मन कस्टम्स यूनियन, और इस जोल्वरिन में क्या था कि
all of these regions united so that they could benefit from tariffs and common economic policy. Or Otto von Bismarck played a crucial role in designing these Zollverein Accords. ये हमको एक बहुत important बात ध्यान रखनी है, how Otto von Bismarck started playing a role in the unification. So Zollverein में उनका एक मेन रोल था. अब एक फाइनल रीजन समझते हैं. जर्मनी में जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था, पूंजीपति लोग थे, दे केम इनटू, ऑफ कोर्स लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सो दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड दैट ग्रुप ऑलवेज फेल्ट दैट दे हैड अ वीकर हैंड कंपेयर्ड टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, बिकॉज द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स वर सपोर्टेड बाय ब्रिटिश एम्पायर, है ना. तो द आइडिया ऑफ यूनिफाइड जर्मनी दस रिसीव्ड अ ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम दिस क्लास, and it also laid the foundation of blood and iron policy of Otto von Bismarck. आगे चल के जॉन मेनार्ड केनेस ने तो इतना तक कहा कि भाई ये ब्लड एंड आयरन नहीं था, ये कोल एंड आयरन था, विच लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो ये तो हो गए इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, रेलवेज, प्रोग्रेस ऑफ प्रशियाज इंडस्ट्री ड्यू टू कोल एंड आयरन फाउंड इन राइन, स्ट्रॉन्ग जर्मन कैपिटलिस्ट ग्रुप, ज़ोलवरेन. ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल फैक्टर्स बने. एंड देन फाइनली देयर वर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक रीजंस. अब देखिए, जो एक हमको चीज समझनी है यहां पे कि डिस्पाइट, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर जरूरी होते तो आप आज का यूरोपियन यूनियन देख रहे हैं वो भी यूनाइटेड हो चुका होता, राइट. कि इकोनॉमिकली तो उनमें बहुत सारा आपको पार्टनरशिप्स एंड अकॉर्ड्स दिखाई देते हैं, बट इट्स नॉट यूनाइटेड. सिमिलरली आपको ये ध्यान होगा कि द अटेम्प्ट ऑफ प्रुशिया फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन 1849 वाज फॉइल्ड बाय ऑस्ट्रिया, एंड इन 1850 ऑस्ट्रिया रिस्टोर्ड द जर्मन फेडरेशन. जो फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट था, वो वाला जो हमने एक डिस्कशन किया था. तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रीजंस होना बहुत नेसेसरी थे. और यहां पर हम बात करेंगे अब ऑटो वॉन बिस्मार्क की, हु वाज एन एक्सट्रीमली अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन who used different ways, sometimes manipulative strategies to lead German states to unification. 1862 में तक सिचुएशन ऐसी थी that Bismarck was in full support of royal family of Prussia and therefore was not at all in support of the liberal groups. तो उनका शुरू में बिस्मार्क वॉज नॉट कन्विंस्ड अबाउट यूनिफाइंग जर्मनी, है ना. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हालात को देखते देखते ही ऑल्सो चेंज्ड हिज अप्रोच, राइट. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. आप काउंट कवूर के टाइम पे भी हमने ये डिस्कस किया था और बिस्मार्क के टाइम पे भी हमको ये समझ में आना है कि शुरू में दोनों ही इतने सपोर्टिव नहीं थे यूनिफिकेशन. दे हैड सम अदर आइडियाज, बट स्लो एंड स्टडी विद द प्रेशर बिल्डिंग अप दे बिकेम सपोर्टिव ऑफ द यूनिफिकेशन. तो नाउ व्हाट हैपेंड दैट he okay, another bit was why was he not supportive of unification was that his fear was that ये जो liberal demands है इसके कारण the unified Germany will turn towards constitutional monarchy. और जैसे मैंने कहा he was extremely dedicated to the royal family of Prussia. तो अब शुरू में क्या हुआ, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने दोनों ने मिलकर डेनमार्क के डो पे अटैक किया और उनसे दो जो डचीज थी ऑफ शेल्विक एंड होल्स्टीन इस पे कब्जा कर लिया और ये दोनों डचीज को आपस में बांट लिया अंडर द गेस्टाइन अकॉर्ड. सो आप देख रहे हैं इन्होंने एक्चुअली ऑस्ट्रिया की हेल्प लेके वो डचीज पे कब्जा करके उसको बांट लिया. तो ये तो एक्चुअली अभी ऑस्ट्रिया के को काइंड ऑफ फेवर कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, जान करके ही लेफ्ट द गेस्टाइन अकॉर्ड एज स्लाइटली वेग, ताकि आगे अगर बात कुछ और बने तो ही कैन इजीली change his stance on the accord. Then what did he do? He
realize that slow and steady the demands of unification, the nationalistic pressure started increasing, and that is when Bismarck started going in the direction of thinking about unification. But he knew that if Germany was to unify, other nation had to be impartial. उनको लगा कि ऑस्ट्रिया को तो हम संभाल लेंगे, बट फ्रांस हैड टू बी impartial. एंड ब्रिटेन ने एक तरीके से फ्रांस को उस टाइम यूरोप की चाबी लुई नेपोलियन III को दे दी थी कि तुम देखो ये कैसे करना है, क्या करना है. तो ऑस्ट्रिया एक ऐसा मेंबर था. फिर रशिया, बट रशिया का क्या हुआ था क्रिमिया के बाद, रशिया वॉज काइंड ऑफ आउट, है ना. एंड दूसरा, रशिया इन अ वे फेवर्ड बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क एक टाइम पे वहां पर एम्बेसडर थे, ठीक है. एंड ही हैड सपोर्टेड रशिया सप्रेशन ऑफ पोलिश रिवॉल्ट. तो रशिया वॉज काइंड ऑफ कि ठीक है चलो बिस्मार्क कर रहे हैं तो ठीक होगा. रशिया हैड लाइक दैट फेवरेबल हैंड टूवर्ड्स बिस्मार्क. एंड ब्रिटेन वॉज वरीड अबाउट बैलेंस ऑफ पावर. तो इन सबको न्यूट्रल रखना था. बेसिकली आइडिया ये था कि भले अपोज ना करें, बट न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है. नाउ दिस इज वेयर बिस्मार्क played his strategy or game, you can say. देखिए, Louis Napoleon III was not Napoleon, but he wanted to show to his people that he was as good as Napoleon, है ना. So he always wanted to continue that legacy. He wanted to show कि he is as powerful as Napoleon अपने लोगों को. तो इसका फायदा बिस्मार्क ने उठाया. बिस्मार्क lured Napoleon by promising a part of Rhineland. ठीक है, थोड़ा सा वेग टर्म्स में ऐसा बोला कि अगर तुम हमको ऐसे सपोर्ट करोगे तो वी विल थिंक ऑफ गिविंग यू सम पार्ट ऑफ राइलैंड, एंड आस्क्ड हिम टू स्टे न्यूट्रल इन प्रशिया स्ट्रगल विद ऑस्ट्रेलिया, है ना. अब देखिए, इसमें ये बात समझनी है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रिड्यूस द स्टैचर ऑफ फ्रांस इन यूरोपियन पॉलिटिक्स परमानेंटली. बट ये बात लुई नेपोलियन III को इतने अच्छे से समझ में आई ही नहीं. परमानेंटली का मतलब है आज तक वो स्टैचर पे इंपैक्ट है ना. उस टाइम तक व्हेन जर्मन स्टेट्स वर नॉट यूनाइटेड, फ्रांस हैड वाज अ मेजर पावर. एज सून एज जर्मनी बिकेम यूनाइटेड एंड प्रोग्रेस इंडस्ट्रियली, सो फ्रांस की खुद की यूरोपियन पॉलिटिक्स में एक ताकत को धक्का लगा. तो अब क्या हुआ, इन्होंने लुई नेपोलियन III को ऐसे प्रोमिसेस देके थोड़ा सा उनको न्यूट्रल कर दिया. एंड देन इन 1866 इन द बैटल ऑफ सेडोवा, which was a 6-week battle, इटली जॉइंड प्रुशिया एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया. और इसमें इटली का क्या फायदा था कि वो जो रोम, ठीक है, जो एक 2 रीजन बचे हुए थे, रोम और वेनेशिया, वो भी तो इंटीग्रेट करने थे ना इटली को. तो रोम और वेनेशिया वाला जो एक फायदा था वो इटली को था, और इन्होंने ऑस्ट्रिया को फटाक से हराया 6 वीक में. एंड देन इन 1866 का ट्रीटी ऑफ प्राग विच लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स. तो ये पहला पार्ट ऑफ यूनिफिकेशन खत्म हुआ, ठीक है. और कहते हैं कि ये बैटल ऑफ सेडोवा वॉज नॉट द डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया, वो तो ऑफकोर्स हुआ ही, बट इट वॉज ऑल्सो अ डिफीट ऑफ फ्रांस. बिकॉज अब ये नॉर्दर्न रीजन जैसे यूनिफाई हो जाएंगे तो अब फिर सदर्न जर्मनी को यूनिफाई करने की बात बनना शुरू होगी. नाउ सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस. फ्रांस से सटे हुए रीजन थे, फ्रांस से क्लोज रीजन थे. तो अब धीरे धीरे बिस्मार्क ने क्या शुरू किया, ही वेंट टू प्रेस and he declared that France is currently eyeing southern Germany. अब देखिए, रीजन जो सदर्न जर्मनी का था उसमें लोगों में वो कॉमन वाली फीलिंग तो थी ही ना. तो जब उनको ऐसा बोला गया तो दे स्टार्टेड लुकिंग एट फ्रांस विथ अ वेरी आई, है ना. उनको थोड़ा सा एक डर लगने लग गया. और जब ये डिक्लेयर करा बिस्मार्क ने, बिस्मार्क वाज, व्हाट वाज बिस्मार्क ट्राइंग टू डू, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू इंसाइट नेपोलियन टू डू समथिंग विच विल गिव जर्मनी अ कॉज टू अटैक फ्रांस. वो बार बार कोशिश कर रहे थे. तो एक बार इस तरीके की कोशिश करी तो नेपोलियन शांत रहे, उन्होंने कुछ इसके बारे में रिएक्शन नहीं दिया. दूसरा मौका कब आया,
दूसरा मौका आया जब स्पेन की गद्दी खाली हो जाती है, स्पेन का थ्रोन बिकम्स एम्प्टी, एंड देन बिस्मार्क कन्विंसेस विल्हेम फर्स्ट, अपना प्रुशिया का जो मोनार्क है उसको वो कन्विंस कर लेते हैं कि आप लियोपोल्ड को नॉमिनेट करो फॉर स्पेनिश थ्रोन एज अ हाउस ऑफ होहेनजोलन फैमिली। होहेनजोलन फैमिली के विल्हेम रहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लियोपोल्ड जो कि उनके कजिन हैं विल्हेम फर्स्ट के, उनका नाम नॉमिनेट करो। तो इससे क्या होगा, फ्रांस के अदर साइड पे अब जब ऐसा कुछ होगा तो फ्रांस भड़केगा। एंड ऑफ कोर्स लुई नेपोलियन III रिएक्टेड टू डू सो। लुई नेपोलियन III sent French envoy Count Benedetti to immediately go talk to Wilhelm I, who was at that time vacationing in Alps. तो वॉन बिस्मार्क और विल्हेम फर्स्ट के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था क्योंकि ही वॉज वेकेशनिंग इन अल्प्स। सो दिस काउंट बेनेडिटी रीचेज विल्हेम फर्स्ट एंड आस्क्स हिम कि भाई तुम वो नॉमिनेशन वापस ले लो। एंड विल्हेम फर्स्ट सेज कि नहीं, नॉमिनेशन तो हम वापस नहीं लेंगे। अब क्या होता है, काउंट बेनेडिटी बेसिकली द कॉन्वर्सेशन बिकम्स इन दैट डायरेक्शन कि काउंट बेनेडिटी वहां से जब जा रहे हैं एट दैट टाइम, विल्हेम फर्स्ट सेंड्स अ टेलीग्राम, इट्स कॉल्ड एम्स डिस्पैच, टू वॉटो ऑन बिस्मार्क, टेलिंग हिम कि भाई ऐसा ऐसा काउंट बेनेडिटी आए, उन्होंने मुझे ये कहा वो कहा। अच्छा, बिस्मार्क क्या करते हैं, बिस्मार्क उस टेलीग्राम को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको प्रेस में लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और सबको बता देते हैं कि जो काउंट बेनेडिटी थी उनका बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया विल्हेम फर्स्ट ने, और जो फ्रेंच एनवॉय थे उनको काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया। और ये बात जब फ्रेंच पब्लिक को पता चलती है तो इट काइंड ऑफ इन्फ्लेम्स द पब्लिक ओपिनियन इन फ्रांस, एंड लुई नेपोलियन III पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि आप इसका कुछ करिए। और इस प्रेशर में अब लुई नेपोलियन III इज नॉट नेपोलियन, बट अब करे तो करे क्या, उनको भी तो मोनार्क एज अ मोनार्क अपनी पावर को अपने पास रखना है। एंड द पब्लिक पुट अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन लुई नेपोलियन III, हु डिक्लेयर्ड वॉर इन बैटल ऑफ सेडान इन 1870। और इसमें फ्रांस वॉज बैडली डिफीटेड क्योंकि जर्मनी ने, मैंने क्या कहा, रेल लाइंस वगैरह सब ले करके रखी हुई थी, तो फटाफट सोल्जर्स ट्रांसफर करें, बड़ी आर्मी क्रिएट तो कर ही रखी थी। वॉटो वन बिस्मार्क प्लेड अ मैसिव रोल इन क्रिएटिंग अ बिग आर्मी, तो उन्होंने फटाफट ट्रांसपोर्ट करा और फ्रांस को एकदम अच्छे तरीके से हरा दिया। सो मच सो दैट लुई नेपोलियन III क्राउन्ड विल्हेम फर्स्ट in his own palace as a ruler of United Germany, and that आगे चल के 1871 में अल्सेस और लोरेन के रीजन पे भी जर्मनी अपना अधिकार जमा लेगा, एंड दैट विल लीड टू काइंड ऑफ परमानेंट एनिमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से ऑटो वन बिस्मार्क प्लेड अ रोल इन प्लेइंग the situations to his favor, understanding the situations very very clearly and taking steps which would ultimately lead to the unification of Germany. देखिए अब बहुत सिचुएशन बहुत अलग हो गई है क्योंकि until now before Germany was united, यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ठीक था क्योंकि एक तरफ रशिया था, फ्रांस और ब्रिटेन हम देख ही रहे हैं वो एक तरीके से रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड हो चुके थे। ऑस्ट्रिया तो बेचारा रशिया पे ही इतना डिपेंडेंट रहता था, तो ऑस्ट्रिया तो अब अकेला पड़ गया था, तो वो जो कांग्रेस ऑफ वियना या यूरोपियन सिस्टम वो तो वैसे ही खत्म होने लग गया था। बट अब जब जर्मनी यूनाइटेड हुआ तो अब इस बैलेंस ऑफ पावर को बहुत ज़्यादा एक धक्का पहुंचेगा, एंड दिस विल बिकम ब्रिटेन्स बिगेस्ट कंसर्न, क्योंकि जर्मनी नाउ विल राइज एंड राइज इंडस्ट्रियली एंड बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी इन द कमिंग डेकेड्स, एंड इट विल बिकम हेडेक फॉर ब्रिटेन टू अब ब्रिटेन को खतरा महसूस होने लगेगा। एंड ऑल ऑफ सम अदर फैक्टर्स विल ऑल्सो कंबाइन which will now take us towards World War I.
तो अब आने वाले एपिसोड्स में हम वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि हाउ मॉडर्न नेशनलिज्म विच लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली will lead to the disintegration of these Ottoman, Habsburg, Russian empires ka parts in Eastern Europe, and how will that create tensions in that region which will ultimately lead to the war. तो ये आज हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डिस्कस किया. अब आने वाले एपिसोड में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.